स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा राठौड़। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में, जो कि हमारे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का पार्ट है और यूनिट 4 है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 में अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इट्स लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट और ओसवाल्ड टॉलिशन लॉ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अरेनियस थ्योरी कि अरेनियस थ्योरी क्या है हमारे पास में। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम जल में घोलते हैं तो वह आवश्यक कणों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम आयन कहेंगे, धनायन और ऋणायन। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हुए जो पॉजिटिव आयन होंगे कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाएंगे। और आयनों का ये जो प्रवाह है, हम जानते हैं विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। चालकता आयनों की प्रकृति और उनकी संख्या पर निर्भर करती है। विलयन में धनायन और ऋणायनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु धनायनों पर तथा ऋणायनों पर कुल आवेश हमेशा बराबर रहता है, इसीलिए विलयन हमारा उदासीन रहता है। और यह आवश्यक नहीं होता है कि जो हमारे पास विलयन में उपस्थित जो संपूर्ण विद्युत अपघट्य है उसका डिसोसिएशन हो। जितना जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है उस मात्रा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा कहते हैं। और यह जो है ताप है, तनुता, विलायक है, विद्युत अपघट्य की नेचर पर डिपेंड करती है। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू आयनों में वियोजित मोलों की संख्या और अपॉन इनिशियली यानी प्रारंभ में लिए गए कुल मोलों की संख्या। विलयन में आयनों द्वारा अवियोजित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। हमारे आयन हैं और अवियोजित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, ये हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जो विद्युत अपघट्य के गुण आयनों के गुण होते हैं, विलयन के परासरण दाब, वाष्प दाब, हिमांक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है आदि अणुसंख्या जो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो प्रत्येक आयन में समान होती है। यदि कोई अणु यदि आयनित होकर 2 आयन देता है तो उनमें भी वह प्रॉपर्टी समान रहेगी। ये जो जितने भी पोस्टुलेट अभी दिए गए हैं इसके आधार पर तनुता के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के मान में वृद्धि को इजीली समझा जा सकता है। वियोजन की मात्रा चूंकि हमारे पास तनुता पर निर्भर करती है, अतः तनुता के साथ साथ विलयन में आयनों की मात्रा भी बढ़ती है, इसीलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है। और इन्फिनिट डाइल्यूशन पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, इसीलिए हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी मैक्सिमम हो जाती है। इसीलिए हमारा जो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर जो है तनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इन्फिनिट डाइल्यूशन पर हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि वो जो अरेनियस की सीमाएं हैं वो क्या क्या हमारे पास। सबसे पहले जो अरेनियस सिद्धांत पर आधारित ओस्टवाल्ड तनुता नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं देता है, अर्थात वियोजन स्थिरांक का मान स्थिर प्राप्त नहीं होता है हमें। दूसरा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस का जो मापन द्वारा अल्फा के मान वांट ऑफ गुणांक आई द्वारा प्राप्त अल्फा के मानों के समान नहीं पाए जाते हैं। KCl, NaOH, NaCl आदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोल्टन स्टेट में भी विद्युत के
गुड कंडक्टर होते हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वियोजन जल की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। अन्य सिद्धांतों में आयनों के अस्तित्व को माना गया है, परंतु जो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में चूँकि आयनों की संख्या कम होती है तो इनमें आकर्षण कम हो सकते हैं, परंतु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सांद्र विलयन में इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए विलयन के गुण प्रभावित हो जाते हैं। NaCl, KCl, Na2SO4 आदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के क्रिस्टल के स्टडी से ज्ञात हुआ है कि इनकी ठोस अवस्था में भी ये आयन में ही उपस्थित रहते हैं। अतः अवियोजित अणुओं का अस्तित्व ही नहीं है और इसीलिए अवियोजित अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्य स्थापित नहीं हो पाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट विलयनों के अवशोषण स्पेक्ट्रम भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी अवियोजित अणुओं के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एक टेबल दे रखी है, देखिए यहाँ KCl अलग अलग कंसंट्रेशन पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ स्ट्रॉन्ग है कुछ वीक है हमारे पास। यहाँ पे इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है। तो हमारे पास जो ये KCl है और HCl, NaCl, इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के मान हैं वो बहुत उच्च हैं और डाइल्यूट करने पर इनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए KCl का। KCl जो N/10 है हमारे पास 129 जो है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस शो कर रही है, जबकि N/1000 पे ये 146.9 शो करती है, यानी कोई ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखिए एसिटिक एसिड में और अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड वगैरह है, इसमें जो हाई कंसंट्रेशन है वहाँ पर तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के मान कम है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो N/10 पे लगभग कितना है 5.2, लेकिन यही अगर डाइल्यूशन कर दिया जाए, कंसंट्रेशन डाइल्यूट कर दी जाए इसकी, तो N/1000 पर ये हमारे पास वैल्यू है 49.2। तो इस प्रकार जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके में डाइल्यूशन से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बहुत अधिक चेंजेस आते हैं। और एक ये ग्राफ प्लॉट किया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में। यहाँ पर कम सांद्रता पर जो अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे KCl है, Na2SO4 है आदि के लगभग स्ट्रेट रेखाएं मिलती है, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड, तो ये रेखाएं सीधी नहीं मिलके नॉन लीनियर हमें मिलती है। अतः वे विद्युत अपघट्य जो हमारे पास लीनियर देंगे आरेख, तो वो लगभग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो नॉन लीनियर देंगे वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। कोलरॉश ने भी विद्युत अपघट्यों के लिए विभिन्न तन्यता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए एक फॉर्मूला दिया, λc = λ∞ - b√c। b एक हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, और λ∞ अनंत तन्यता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और λc सांद्रता c पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। कोलरॉश का जो नियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उपयोगी नहीं है। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट की तुल्यांकी चालकता का मान चरम मान आलेख को
शून्य सांद्रता का एक्सट्रापोलेशन करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये एक्सट्रापोलेशन विधि से नहीं लिए जा सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड के ग्राफ से। क्योंकि शून्य सांद्रता के समीप यह वक्र लगभग स्पर्श रेखीय हो जाता है। तनुता पर तुल्यांकी चालकता में वृद्धि केवल विद्युत अपघट्य के आयनन के कारण ही होती है। अतः यह बात स्पष्ट है कि तुल्यांकी चालकता का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। इस तनुता पर आयनन की मात्रा भी निश्चित होती है, इसीलिए किसी तनुता पर यदि तुल्यांकी चालकता का मान लैम्डा भी है और इन्फिनेटिव डाइल्यूशन का मान लैम्डा इन्फिनेटिव है, तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा अल्फा। यानी किसी दी हुई तनुता पर तुल्यांकी चालकता और इन्फिनिट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम देखते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अरेनिस द्वारा समझाए हुए आयनिक साम्य पर जो हमारे पास लॉ ऑफ मॉस है उसका उपयोग करते हुए एक नियम दिया गया है, जिसे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का नियम कहते हैं। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ये आयनित होते हैं ए तथा बी माइनस में। ए बी की सांद्रता हमारे पास सी मोल पर लीटर है और वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो इक्विवेलेंट साम्य अवस्था पर निम्न प्रकार से कंसंट्रेशन दे सकते हैं, जैसे ए बी है ए प्लस बी माइनस में टूटा, इनिशियल कंसंट्रेशन सी है, जबकि प्रोडक्ट की जीरो जीरो रहेगी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे सांद्रताएं यानी अल्फा जो मोल है प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो सी वन माइनस अल्फा, अल्फा बना प्रोडक्ट और अल्फा बी का प्रोडक्ट। सी कंसंट्रेशन है इसलिए इनको सी से मल्टीप्लाई किया गया है। लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग के इज इक्वल टू हम जानते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो यानी ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। तो हम यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू रख देंगे सी अल्फा इंटू सी अल्फा इज इक्वल अपॉन सी वन माइनस अल्फा। तो के की वैल्यू हमें प्राप्त हुई अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा इंटू सी। ये जो इक्वेशन है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला है कि यहाँ पर आयनन स्थिरांक तथा वियोजन स्थिरांक यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट है। यदि अल्फा का मान एक की तुलना में बहुत कम होता है तो नीचे वाली टर्म वन के बराबर हो जाएगी। वन के बराबर होने के बाद इसका मतलब के इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा रूट के अपॉन सी या अल्फा समानुपाती वन अपॉन रूट सी। एक निश्चित ताप पर इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन की मात्रा जो होती है उसके विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है या आयनन के वर्गमूल के समानुपाती होती है, जैसे कि इस इक्वेशन से पता चल रहा है। तो ये हमारे पास ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।